नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम पटेल संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप सभी की जो शिक्षा दीक्षा है वो काफ़ी प्रभावित हुई है और कुछ वैकेंसियां हैं वो भी ससमय संपन्न नहीं हो पा रही हैं। इससे आपके मन में जो उथल पुथल है और जो आपकी शिक्षा अवरुद्ध हुई है वो शिक्षा फिर क्रमिक रूप से आगे बढ़ती रहे, आप कुछ सीखते रहें, कुछ चिंतन मनन अध्ययन करते रहें। इस सब चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोगों ने छोटा प्रयास किया है कि किसी तरीके से किसी माध्यम से कुछ ये शिक्षा दीक्षा आप तक पहुंचती रहे। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी शिक्षक गौतम पटेल आपके बीच में कुछ हिंदी के चैप्टर को रखने का प्रयास करूँगा। इसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वर्णमाला, और वर्णमाला हम लोगों का एक ऐसा चैप्टर है जिससे परीक्षा में निश्चित रूप से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों, इस चैप्टर का मैं क्रीम बातें आपके बीच में रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत ढेर सारा जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम उतना ही जान लें या उतना जानने का प्रयास पहले करें जो हमारी परीक्षा के लिए सर्वोपरि है। क्योंकि विद्वान तो हम जीवन में कभी भी बन सकते हैं, लेकिन परीक्षा एक समय विशेष में ही पास करना होता है। तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इस समय हम परीक्षा पास करके नौकरी अर्जित करें। तो उसके लिए जो उपयोगी है वो ज्ञान मैं देने का प्रयास करूँगा। चीज़ों तो बहुत हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को मैं काट छाँट कर अलग कर एकदम क्लीन चीज़ आपके बीच में रखने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हिंदी का जो पहला चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला में बात करते हैं वर्ण पर। यहाँ से साथियों हमारा जो पहला प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। इस पर थोड़ा प्रश्न घुमा फिरा कर और कई तरीके से प्रश्न पूछता है इसके संदर्भ में। तो इसको हम थोड़ा ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर ऑप्शन में ये तीनों हमारे आ जाते हैं और इसके अलावा ये रख देता है डी, तब हम क्या कहेंगे? तब हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन में ये सब है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब हमारा जवाब यहाँ पर क्या होगा? ध्वनि। अगर ये ध्वनि नहीं है, कुछ और है, तब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अगर ये नहीं है तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर तीनों में से एक केवल दिया है, केवल ध्वनि दिया है तो ध्वनि, वर्ण दिया है तो वर्ण, अक्षर दिया है तो अक्षर। लेकिन अगर तीनों दे दिया है तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? ध्वनि को करेंगे। क्यों ध्वनि को करेंगे? क्योंकि अगर इन तीनों के बीच में अगर देखा जाए तो ध्वनि का रूप क्या है, ध्वनि की स्थिति क्या है? ध्वनि सीधा सा मतलब है आवाज, और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या करते हैं? वर्ण। ध्वनि आवाज सुनने में आता है, उसकी स्थिति सुनने तक है, और उस ध्वनि को जैसे ही हम लिखते हैं वो तुरंत, अब ध्वनि ना होकर वो क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो ये ध्वनि और वर्ण का थोड़ा अंतर है। अब वर्ण और अक्षर को हम देख लेते हैं। वर्ण का उच्चारण एक झटके में नहीं होता है और अक्षर का उच्चारण एक झटके में हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं क। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कक्का, यहाँ पर हमने लिख दिया पक्का। इस क का उच्चारण आप देखिए एक झटके में नहीं हो पाता है। इसके उच्चारण एक झटके में उच्चारण के लिए एक स्वर की आवश्यकता होती है। जब इसमें हम एक स्वर मिलाएंगे तभी उसका एक झटके में हो जाएगा, और जब ही इसमें हम एक स्वर मिलाते हैं तो वही वर्ण जो होता है वो अक्षर कहलाने लगता है। वही वर्ण क्या कहलाने लगता है? अक्षर कहलाने लगता है। तो कह सकते हैं कि वर्ण का उच्चारण एक झटके में नहीं होता है, और लेकिन अक्षर का उच्चारण एक झटके में हो जाता है। हमारी हिंदी भाषा में जो 11 स्वर हैं वो सभी क्या हैं? अक्षर हैं, क्योंकि उनका जो उच्चारण एक झटके में होता है। लेकिन हमारे जो 33 मूल व्यंजन हैं इनका उच्चारण एक झटके में नहीं होता है। इनमें इसमें स्वर को मिलाना पड़ता है। नहीं स्वर मिलाते हैं तो इनका उच्चारण एक झटके में नहीं होता है। हमारी वर्णमाला में जब ये क ख ग घ अंग छ छ ज झ ञ ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो उसके नीचे पहले संस्कृत किताबों में आप देखेंगे हलंत लगा हुआ था, लेकिन अब हिंदी में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसमें एक स्वर को मिला दिया गया है। वो स्वर हमारा क्या है? अ है, और इसलिए अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है साथियों वो क्या होती है?
ध्वनि, वर्ण, अक्षर। अब किसी किताब में ये लिखा मिल गया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, किसी किताब में मिल गया वर्ण है, किसी किताब में मिल गया अक्षर है। तीन किताबों में तीन तरह से है, या तीन जगहों पर तीन तरीके से है। तो कोई विद्यार्थी सोच सकता है कि सर तो बताए थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन यहाँ तो वर्ण दिया है। और कोई ये पढ़ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। तो अब तीन तरह की बातें हैं, तो आप जान लीजिए ये तीनों ही हैं। जिस किताब में ये तीनों दिया है, तीनों बात सही है, तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, बस थोड़े से अंतर के साथ। अब इस पर जो प्रश्न आता है वो थोड़ा कुछ इस तरीके से है, इसको हम समझेंगे। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लिखित रूप से, यहाँ लिख दे रहा हूं, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई सर एक मिनट, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर हम करेंगे वर्ण। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। ठीक, ये यहाँ पर ये हम वर्ण कहेंगे। अच्छा, कहेंगे ये भी प्रश्न आ जाता है, अगर ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछ दे कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वहां पर हम तुरंत क्या कह देंगे, ध्वनि। कि ध्वनि केवल सुनने में आता है, ध्वनि किस में आता है, केवल सुनने में। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। अच्छा, एक प्रश्न, ये दो प्रश्न इस तरीके से हो गए। अगर एक तीसरा प्रश्न परीक्षा में हमारा पूछता है तो इस तरीके से पूछता है, अक्सर ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर ये होता है, बात थोड़ी सी यहाँ बदल दिया, ये ऐसे कह दिया, सार्थकता की दृष्टि से, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो यहां पर अब तुरंत अब ये क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। ये तीन प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये समझ एकदम क्रीम चीज है, बहुत इधर उधर की बातें नहीं है, सीधे सीधे इस पर इन्हीं पर प्रश्न पूछा जा चुका है। और साथ में पहला वर्णमाला वाला चैप्टर है, दूसरा वर्णमाला के जस्ट बाद आएंगे शब्द आएगा। तो शब्द वाले चैप्टर में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। लेकिन ज्यों ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं त्यों ही एक प्रश्न हमारा यही तैयार हो जाता है। तो एक प्रश्न हमारा ये बना, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिए क्या होगा, वर्ण। मौखिक रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। मौखिक, मुंह से हम बोलते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सार्थ, यहाँ ये बात ध्यान दीजिए, सार्थकता की दृष्टि से देखिए, जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो सार्थक नहीं होता है। वर्ण वर्ण मिलकर जो अर्थ देते हैं वो सार्थक होते हैं। अच्छा, उसमें भी सार्थक निरर्थक दो तरीके से होते हैं। जो सार्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकले, वो सार्थक होंगे। अब दो तीन कोई वर्ण मिला दीजिए, कोई शब्द बन जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं वो सार्थक, वो निरर्थक भी हो सकता है। लेकिन जो सार्थक हैं, तो यहाँ पूछ रहा है सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है शब्द है। ठीक है साथियों, अब इसको अब आगे हम चलेंगे। जो हमारा प्रश्न अब परीक्षा में आता है वो वर्ण से आता है। ठीक, अब वर्ण पर यही से हम लोग इस पर बात करेंगे। वर्ण क्या है, वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ, अ, ई, उ इत्यादि वर्ण। अच्छा, अब साथियों इसके बाद अगर अब हम बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के दो भेद हैं।
वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। वर्ण के भेद कितने हैं? 2। यह यूपीपी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम छोटा, एकदम सरल है, एकदम यूँ कह लीजिए दरवाजे का प्रश्न है। जैसे ही आप पढ़ना शुरू किए वहीं से पूछ लिया। और बहुत से लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप हल्के में लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये आपके ध्यान में रहे कि यही होता है। बहुत से लोग तो परीक्षा में इसको नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि ध्यान में ही नहीं आया। तो छोटी बात है लेकिन बड़े काम की बात है, नंबर आपको दे के जाएगा। तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो पहला क्या है? स्वर है, और दूसरा क्या है? व्यंजन है। स्वर और व्यंजन। तो एक प्रश्न आपके तैयार हो गए यहाँ पर। अच्छा, अब स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11 हुई। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखने में तो बहुत सीधा साधा, बहुत साधारण, बहुत आसान लग रहा है कि अरे ये स्वर, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जान रहे हैं, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। समझ लीजिए कि ये पूरी हिंदी की चाबी है, यहीं से सब शुरू होता है। सारे प्रश्नों की जननी ये स्वर है। अच्छा, अब स्वर, स्वर के बाद दूसरा इसी में एक और चीज आता है, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हिंदी स्वर में जो है अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अस्वर जो है वो सभी व्यंजनों में पहले से ही मिला हुआ है, तो इसके लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं बना हुआ है। लेकिन अन्य के लिए बना हुआ है। आ, ये आपका छोटी, और ये बड़ी, और ये छोटा ऊ, और ये बड़ा ऊ, और ये री, ये ऐ, इधर ओ, और इधर जो मात्रा चिन्ह क्या है? औ का है। हमारे हिंदी के विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है उन्होंने 10 को ही माना है। उन्होंने री को उसमें नहीं माना है। और प्रश्न ये आता है, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो उनके अनुसार आता है 43। अब हमारे यहाँ हिंदी में हम लोगों की जो मान्यता है कि 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। और इस हिसाब से अब देखा जाए तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, अब 11 और 33 अगर इसको जोड़े तो ये हमारा 44 हो जाता है। लेकिन उनके अनुसार वो 43 माने हैं। तो 43 कैसे हुआ उनके अनुसार? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हिंदी की परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्वानों के मतों को भी पूछ लिया जाता है, ये ध्यान दिया जाता है। ये ऐसा सामान्य रूप से किताब में देखेंगे तो ये जानने में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत गूढ़ चीज़ है। मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वो 43 है। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु ने 11 स्वर न मानकर 10 स्वर माना है। तो 11 स्वर में से किसको हटाया? उन्होंने री को हटाया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न बनने का, अगर गूढ़ प्रश्न बनाएगा तो ये प्रश्न निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारी किताबों में इसको इस तरीके से नहीं किया गया है। सामान्य रूप से ये बताया गया है स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? मूल 33 हैं। और हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? प्रयोग होने वाले वर्णों की संख्या वो 52 बताई जाती है। और ये 52 है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, तो अब ये एक परिचय हो गया। स्वर, वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। वो हमारे 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, ध्यान में रखिए, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है
इनमें से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती है, बाकी जितने भी 10 स्वर हैं सबकी मात्रा होती है। ठीक है, अब ये भी प्रश्न कहीं कहीं पर पूछा जा चुका है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कैसे 10 है? आप देख लीजिएगा 11 स्वर हैं और जिनमें से एक हमारा अ है, इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती है। तो जब इसकी मात्रा नहीं होती, 11 में से एक हटा दीजिए, सीधे सीधे बचा 10। ये ध्यान में रखने की बात है। अच्छा, स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अच्छा, और पहले अगर हम लोग किताबों में देखें, शुरुआत में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई हो रही थी तो उसमें हम लोग को स्वरों की संख्या हम लोगों को 13 मिलता था, लेकिन बाद में भाषाविदों ने इसमें परिवर्तन कर दिया। इसमें जो 2 स्वर थे, एक स्वर हमारा अं और अ, इन दोनों को हटा दिया। और इन दोनों को हटाने के बाद अब उसकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। तो ठीक है, इन दोनों को हटाया, हटाने के बाद इनको क्या कर दिया? इनको एक अलग श्रेणी में रख दिया और उनका नाम क्या कर दिया? अयोगवाह। अयोगवाह। ये अयोगवाह नाम किसने दिया? बाबू किशोरीदास ने ये अयोगवाह नाम दिया। और ये वर्ण, और इनका नाम क्या है? अगर इनको ऐसे बात किया जाए तो इसका नाम क्या होता है? आपका अनुस्वार है, और इसका नाम आपका क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अयोगवाह क्या है? वे वर्ण जो न तो पूरी तरीके से स्वर हैं, न तो पूरी तरीके से व्यंजन है। जरूरत के हिसाब से स्वरों में भी प्रयोग होते हैं, जरूरत के हिसाब से व्यंजनों में भी प्रयोग होते हैं। तो ये दोनों में प्रयोग हो जाते हैं, और इन दोनों का नाम क्या है? अयोगवाह। और अकेले अकेले इसे बोलचाल में हम लोग अंग कहते हैं, लेकिन इसका नाम कैसे है? अनुस्वार। और ए अह, 2 बिंदियां हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब साथियों इसके आगे हम लोग चलेंगे। हाँ साथियों, फिर इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्वर के भेद। एक प्रश्न हमारा स्वर के भेद। छोटी छोटी बातें हैं, आप पहले से जानते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम ध्यान दीजिए, आसानी से, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा स्वर के भेद। स्वर क्या है? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से, मतलब ये स्वतंत्र उच्चारित हो जाए, किसी की सहायता इसमें नहीं लेनी पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब उन्हीं स्वर के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे कि स्वर के भेद कितने हैं। तो साथियों, स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो पहला भेद क्या है इसका? इसको हर्ष स्वर कहते हैं। और दूसरा साथियों क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा साथियों क्या है? प्लुत स्वर। अच्छा, यहाँ जो हर्ष होता है इसका मतलब छोटा, और दीर्घ का मतलब बड़ा। और ये जो प्लुत है, प्लुत का अर्थ क्या होता है? प्लुत के बारे में क्या होता है? लंबा, मतलब दीर्घ से भी जिसमें समय लगे, जिसमें 3 मात्रा काल का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब छंद शास्त्र में अगर हम लोग देखें, ये जो हमारे स्वर हैं, स्वर की आवश्यकता जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहाँ आता है। छंद शास्त्र में अगर हर्ष स्वर को कहा जाए तो इसे लघु कहते हैं, और दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो हमारे यहाँ अब हम देखेंगे हर्ष स्वर को। हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं? अ, ई, उ, री। ये जो 4 स्वर हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर। और एक बात ध्यान रखिए, इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से, चतुराई से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम बेस आपका तैयार रहेगा, आपसे हजारों क्वेश्चन कोई वर्णमाला से पूछे, सब जवाब दे लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप 1000 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, 2, 4, 10, 20 दे लेंगे। तो हर्ष स्वर कितने हैं? 4 हैं। और इन्हीं हर्ष स्वरों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अब फिर उसके आगे हम देखेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या आता है? आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये
इनकी संख्या कितनी है 7 और इनकी संख्या कितनी है 4। 7 और 4 मिलाएंगे तो कितना होगा 11। हमारे यहाँ जो स्वरों की संख्या 11 है वो यही 11 है। ठीक। अब चूंकि हमारी हिंदी भाषा संस्कृत से चल गई है तो संस्कृत में ये जो भेद इसका किया गया है वो प्लुत का है और हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। और एक स्वर आता है प्लुत में आपका ये ओम आता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये अभी यूपी टेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था। ये किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। कहीं कहीं पर ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है हिंदी का, ये 3 अंक है कि जिसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है, यही वर्ड आया हुआ था। इसमें ध्यान दीजिएगा, हलंत लगा हुआ है, 3 की संख्या बनी है ओम, इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है। और इस स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग, जो कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों में इसका क्या होता है प्रयोग होता है। वैदिक मंत्रों में किसका प्रयोग होता है ओम स्वर का। और आप देख लीजिए हमारे यहाँ जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें इसी स्वर का। तो ये भी पूछा जा सकता है, जब ये प्रश्न यहाँ से आ चुका हमारी परीक्षा में, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस जानना है। इसके हमारे यहाँ उपयोगिता इसमें नहीं है, ये हमारे वैदिक मंत्रों में प्रयोग होता रहा। और वैदिक मंत्र जैसे हम बात करते हैं, जैसे क्या है ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसमें ओम से शुरू है, ओम गंगणपतये नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। तो देखिए ओम से इसका उच्चारण होता है, ओम एक लंबा एक दीर्घ उच्चारण। तो वैदिक ये सब जो मंत्र हैं उन मंत्रों में इससे क्या होता है इसका प्रयोग होता है। और ये लिखा कैसे जाता है इस तरीके से, इस बात को ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछी हुई बात है। वैसे तो हम लोग हल्के में लेंगे तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं, इसको छोड़ दीजिए, बस ये जानते रहिए जो प्लुत स्वर है ओम, और इसका प्रयोग कहाँ होता है वैदिक मंत्रों में। ठीक है, वैदिक मंत्रों वेद के जो मंत्र हैं जो हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं उसमें ईश्वर का प्रयोग होता है, और हिंदी में इसका हम लोगों का व्यवहार नहीं है। तो इस बात को हम लोग यहीं पर करते हैं। अब इसके आगे देखेंगे, इसको अब यहीं पर इसको हम रोक देते हैं। बाकी ये जो हमारा दीर्घ स्वर है इसको हम समझते हैं। दीर्घ स्वर की 2 स्थिति बनती है। एक स्थिति आपकी आती है मूल दीर्घ स्वर, क्या है मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा आपका क्या आ जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। जो संयुक्त दीर्घ स्वर है और ये, तो अब मूल दीर्घ स्वर में हमारा क्या आ जाता है, जैसे यहाँ अ मिलकर क्या हुआ आ, और ई प्लस ई मिलकर हमारा क्या हुआ बड़ी, ऊ प्लस ऊ मिलकर हमारा क्या हुआ बड़ा। अब उसी तरीके से हम संयुक्त दीर्घ स्वर में देखेंगे तो अ प्लस ई मिलकर हमारा क्या हुआ ए, अ प्लस ए मिलकर क्या हुआ आए, फिर क्या है अ प्लस ओ मिलकर हमारा क्या हुआ ओ, अ प्लस ओ मिलकर क्या हुआ अ हुआ। अब इस तरीके से साथियों अब देखिए ये 3 मूल दीर्घ स्वर हैं, 4 ये हमारे क्या हैं संयुक्त दीर्घ स्वर है। अब ये तो दोनों एक तरीके से देखिए दोनों ही दीर्घ हैं, ठीक, लेकिन जब इसके अंदर जाने के बाद इसको हम अलग अलग करेंगे तो इस रूप में हम समझेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको एक साथ दे दिया गया है। अच्छा आप देखिए ये जो 4 स्वर हैं इन्हें क्या कहा जाता है संधि स्वर। ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। कभी परीक्षा में पूछ ले कि संधि स्वर कौन सा है, अगर हम हम अपनी हिंदी भाषा में संधि को पढ़ते हैं तो संधि में यही स्थिति आती है, गुण और वृद्धि की बात इनमें आ जाती है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि संधि स्वर कौन सा है। तो संधि स्वर ये 4 स्वर ए ऐ ओ औ आते हैं, और बाकी जब इनको हम दोनों को मिला देंगे तो ये हमारे जो 7 स्वर होते हैं संयुक्त दीर्घ आते हैं। अब यहाँ साथियों परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं इस बात को आप देखिए, प्रश्न कहीं दूर से नहीं आते हैं, बस इसी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिया, अब यहाँ पर अब एक प्रश्न दे दिया, अब यहाँ पर साथियों प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे।
अब प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन मूल स्वर है, इनमें मूल स्वर कौन सा है। तो आप देख लीजिएगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इनमें से कौन मूल स्वर है। तो आपका मूल स्वर क्या होगा, ये होगा अ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, मूल स्वर। ठीक, एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन हर्ष स्वर है। तो हर्ष स्वर आप देख लीजिएगा, आपका आता है तो क्या होगा, दो प्रश्न हो गए। अच्छा, अब देखिए इनमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी ये तीनों तो दीर्घ में आते हैं, यही नहीं आता है। तीन प्रश्न हो गए। अब साथियों अगर आप देख लीजिएगा चौथा प्रश्न कैसे बनेगा, इनमें से कौन संधि स्वर है। इनमें से कौन संधि स्वर है, नहीं संधि नहीं, दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर है। तो मूल दीर्घ स्वर, तो आपका प्रश्न हो जाए ये आपका क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। यहाँ पर अगर एक चीज हम और चेंज कर देते हैं, अब हम पूछते हैं कि इनमें से कौन संधि स्वर है, तो हमारा ये हो जाएगा। मतलब चीजें वही हैं, एक एक वर्ड अगर हम चेंज करते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो ये सोच लीजिए हजारों प्रश्न बन जाते हैं। चीज यही है, इसी को उलट पुलट करके कितने ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी यहाँ से मैंने 4-5 प्रश्न बनाए हैं, मैं चाहूँ तो यहीं से हजारों प्रश्न बना के रख दूँ आपके बीच में। पूछेगा तो यही सब पूछेगा, उलट फेर करके। हमको इतनी ही चीज, कितने लाइन की है, कितनी चीजें हैं, वो थोड़ी सी चीजें हैं, चिंतन मनन करके दिमाग में सेट कर लिए, स्मरण बना लिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है। बस अब आपसे चाहे जब पूछे, मेरा सीधा सा फार्मूला एक चीज़ है, पढ़ो ऐसे, तैयारी ऐसे करो कि पूछो क्या पूछोगे। चीज़ तो यही है ना, रोज़ तो बदलने वाली है नहीं। तो एक बार दो बार अभ्यास करके स्मरण में बैठा ली, चलिए पूछे, हमेशा के लिए फ्री हो गए। तो साथियों इसके आगे हम लोग चलेंगे। ये जो स्वर है, ये स्वर का एक सामान्य परिचय था। अब इससे जो अगला प्रश्न बनता है हम लोगों का परीक्षा की दृष्टि से, वो ये पूछता है स्वर के बारे में। यहाँ पर एक स्थिति आती है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है ये कि जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, और अब दूसरा प्रश्न बनता है हमारा यहाँ से, जीभ के उठने के आधार पर। साथियों यही सब बातें किताबों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से समझाई गई है। हमारे जो विद्वान थे उन लोगों ने इस बात को अपने तरीके से समझा दिया, लेकिन जो पढ़ने वाले थे उसको पढ़ पढ़ के अब कैसे हम लोगों को समझाते गए, बताते गए, वो उनका अपना मत रहा। तो साथियों मेरा भी अपना एक मत है कि परीक्षा में कैसे पूछता है उस तरीके से उसको समझ के वो आपके बीच में रखने का। ठीक, तो इधर उधर बताने का तरीका हो सकता है, तो हमने अपना एक सरल तरीका ईजाद किया कि सरल तरीके से कैसे। जीभ सबके पास है, जीभ शब्द आप सुन रहे हैं, जीभ के भाग के आधार पर। तो हमारे मुंह में जीभ है, अब जीभ के भाग कह रहा है तो तीन स्थिति है। एक इसके लिए कह रहा है कि ये जो स्वर हमारे हैं उन स्वरों के लिए कह रहा है कि जीभ के भाग के आधार पर। फिर यहाँ पर क्या है, स्वर के भेद। तो जीभ के भाग के आधार पर, अब इसको हम रोकेंगे, इस पर बात करेंगे। जीभ के भाग के आधार पर स्वर के भेद, तो यहाँ 3 भेद हैं। इसमें हम कहेंगे कि अग्रभाग, और दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा क्या है, पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। जो समझ लीजिए कि ये आपकी जीभ है, ये क्या है, जीभ। ये जीभ का क्या हो गया, अग्र हो गया, ये क्या हो गया, मध्य हो गया, और ये क्या हो गया, पश्च हो गया। ये स्वर के भेद। अब किसकी बात कर रहा है, इन्हीं स्वरों की। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन स्वरों की बात करता है, लेकिन इसमें ये री पर बात नहीं करता है, री को ये हटा देता है। री के बारे में इस पर विद्वानों ने चर्चा नहीं किया, न इस पर कुछ उन्होंने बात रखी। ठीक, बाकी ये जो 10 स्वर हैं, 10 स्वरों को विभाजित किया तो 3 भागों में, अग्र, मध्य,
पश्च। कहने का मतलब ये है कि जब इन 10 स्वरों को हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे जीभ के का कौन सा भाग कैसे काम करता है, उसके आधार पर उन्होंने इसका 3 नाम रख दिया। अब इन स्वरों को बोलते समय अगर जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अगला भाग काम करता है तो उन स्वर का नाम है अग्रभाग या अग्रस्वर। और जिनको बोलते समय जीभ का बीच वाला भाग काम कर रहा है उन्हें क्या कहते हैं, मध्य भाग। और जिनको बोलते समय जीभ के पिछले भाग पर जोर लगता है या उससे बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, पश्च भाग। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। चीज़ बड़ी छोटी है लेकिन बहुत नंबर का है। ठीक, तो देखते हैं अग्रभाग में क्या आ जाता है। ठीक, अग्रभाग में हमारा क्या आ जाता है, तो हम पहले यहाँ से देखेंगे, बोलना शुरू करेंगे। जैसे हम बोलना शुरू करते हैं, अच्छा हमारी जीभ की स्थिति क्या है थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा मुंह है, मुंह के बीच में ये हमारे जीभ है। सब लोग अपना मुंह बंद करेंगे, मुंह बंद करने के बाद जीभ को बीच में ऐसे रखेंगे। तो अब मुंह बंद किए, जब जीभ बीच में है फिर हम बोलना शुरू कर दिए अ। जब हम बोलते हैं अ तो जीभ बीच से थोड़ा सा नीचे जाता है। कहाँ जाता है, जीभ नीचे जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि अगर ये हमारा हाथ, ये जीभ है, अगर हम यहाँ से बोलना शुरू किए अ, तो अब हम जब हम अ बोलते हैं तो जीभ को हम अंदर की तरफ खींचते हैं, थोड़ा सा नीचे लेते हुए अंदर की तरफ जब खींचते हैं तो ये यहाँ का हमारा ये जो भाग है मुड़ता है। तो बीच वाला भाग मुड़ा कि नहीं, बीच वाले भाग पर जोर हुआ कि नहीं, इसलिए जो हमारा अ स्वर है वो किस में चला जाएगा, ये मध्य स्वर में आ जाएगा। और कहाँ जाएगा, मध्य स्वर में। अब इसके बाद हम आ पर बात करते हैं। वही हम बोलते हैं जीभ को बीच में रख के आ, तो जीभ एकदम नीचे की तरफ चला जा रहा है। जब नीचे की तरफ चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पश्च भाग। अब हम आते हैं ई। जब हम बोलते हैं ई तो जीभ के अगले वाले भाग से जोर लगता है। आगे वाले भाग बोल के आप एक बार देखिए ई, तो जीभ के आगे वाले भाग से जोर लग रहा है। तो इसका जो उच्चारण है वो मतलब बल आगे वाले भाग से, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, छोटी और बड़ी दोनों हो गए। ठीक, अब हम करते हैं उ का उच्चारण। जब हम उ बोलते हैं तो जैसे लगता है कि यहाँ से जोर लग रहा है। कहाँ से, यहाँ से। बोल के एक बार देखिए उ, ये बोलने पर जोर यहाँ से लगा। तो ये जीभ का पिछला भाग, जो पीछे का, जो जीभ का पीछे वाला भाग है, तो यहाँ से इसको जोर लगाना पड़ रहा है। इसीलिए इसको क्या रख दें, पश्च में रख दें। तो पश्चिम में आपका क्या हो गया, उ हो गया। अब उसके बाद ए आए ओ औ आपका बचा हुआ है। अब फिर हम देखते हैं, बोलते हैं ए आए। एक बार बोल के देखिए ए आए बोलते हैं तो ये हमारे जीभ के अगले भाग के सहारे बोला जाता है। ये ए और ये क्या हो गया, आए। अब उसके बाद बचता है क्या, ओ औ। एक बार बोल के देखते हैं ओ औ। ये भी जीभ के पिछले भाग के सहारे बोला जाता है, इसलिए ये कहाँ रखा जाएगा, ओ औ। ठीक, अब इसके बाद साथियों अगर हम देखेंगे तो सीधी सी बात है, इन्हीं 10 स्वरों को बांटा कैसे है, 3 में। इसको आप चाहे रट के तैयार कर लीजिए, चाहे बोल के प्रयास करके। मैंने भी इसको क्या किया, शुरू में एक बार वैसे समझने का प्रयास किया, बात तो समझ में आ गई लेकिन फिर दिमाग से इधर उधर हो जाता है। लेकिन इसको बोल बोल के जब मैंने प्रयास किया तो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में परमानेंट हो गया। चीज़ आपके पास है, आप चाहे उसको बोल बोल के अभ्यास करके बस सेट कर लीजिए दिमाग में, चाहे रट लीजिए, बात इतनी है। ठीक, अग्रभाग में ई ए ऐ, मध्य भाग में अ, और पश्च भाग में आपका क्या आता है, ये आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। तो ये 5 इधर 4 इधर, 9 1 10, और ई की बात ही नहीं कर रहा है। तो जीभ के भाग के आधार पर यहाँ से साथियों प्रश्न कैसे आते हैं, ऐसे ही नहीं, ऐसे पूछेगा तो बहुत सारे लोग बता देंगे। ये जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, इन दोनों को मिक्स कर देगा, दोनों को मिला के पूछता है। अब फिर यही 10 स्वर क्या आते हैं, जीभ के उठने के आधार पर। तब हम वहाँ पर देखेंगे कि उठने के आधार पर क्या स्थिति होती है। तो साथियों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम हटाने के बाद फिर इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाएंगे, दोनों को हम मिलाकर आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब जीभ के उठने के आधार पर जो स्वर के भेद हैं। ठीक, हाँ, तो साथियों फिर आगे चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ जीभ के उठने के आधार पर जो हमारी ये 10 स्वर हैं। स्वर तो 11 हैं लेकिन यहाँ 10 पर बात की जा रही है, 10 के लिए, कि जीभ के उठने के आधार पर इनके कितने प्रकार हैं। तो जीभ के उठने के आधार पर इनके प्रकार को बताया गया है 4। अब एक बताया है, यहाँ पर बताया गया है संवृत, और दूसरा
इन्होंने क्या बताया है, अर्ध संवृत्त। और तीसरा उन्होंने क्या बता दिया है, विवृत। अब चौथा उन्होंने क्या बता दिया है, अर्ध विवृत। ठीक, इसको अब मान लीजिए जो लोग ज़्यादा पढ़े होंगे, जानते होंगे तो ठीक है, और नहीं अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या ये सब चीज़ नहीं सुने होंगे तो समृद्ध क्या होता है, समृद्ध। अब इसको एक सरल हम अपने ग्राफ से समझा दे रहे हैं। मेरा अपना तरीका है कि समझने में बहुत आसानी होती है। इसको यूँ समझ सकते हैं, ये मान लीजिए आपकी जीभ है। अब इस जीभ के सहारे जब हम इन स्वरों 10 स्वर को बोलेंगे तो बोलते समय जब जीभ ऊपर की ओर उठती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम हो जाता है उस समय संवृत्त। ठीक, जब जीभ की स्थिति थोड़ी ऊंचाई पर जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध संवृत्त। अब इसी को बोलते समय अगर जीभ नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विवृत। और थोड़ी सी नीचे की तरफ जाती है तो क्या कहते हैं, अर्ध विवृत। ठीक, अच्छा, अब ये इन 10 स्वरों को हम देख लेते हैं, कौन समृद्ध में, कौन अर्ध समृद्ध में, और कौन विवृत, कौन अर्ध विवृत होगा। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, बस आप दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। अच्छा, अब आप देखते हैं तो हम कैसे जानेंगे बोलने में, तो वही फिर प्रक्रिया है। जीभ हमारे मुंह के अंदर है, ये मान लो हमारा मुंह है और बीच में ये जीभ है। जीभ को यहाँ रख लेने के बाद फिर हम अ का उच्चारण करते हैं। ठीक, तो जब हम बोलते हैं बीच में रखने वाला अ, जब हम जीभ को बीच में रखना अ बोलते हैं तो जीभ हमारा थोड़ा सा नीचे जाता है। जीभ कहाँ जाता है जब अ बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे। तो ये मध्य है, ये कौन सा भाग है जीभ का, ये मध्य है। ये जीभ मान लो बीच में रुकी हुई है। ठीक है, सामान्य रूप से अगर मुंह आप बंद करते हैं तो जीभ बीच में रुक जाती है, ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है। आप बंद करके एक बार ना हो तो चेक कर लीजिए। ठीक, अच्छा, ये बीच में है, जब अ बोलते हैं तो अ नीचे की तरफ जाता है, तो जब नीचे की तरफ जाता है तो ये अर्ध क्या हो जाएगा, अर्ध विपरीत में क्या जाता है, अ। और फिर वहीं जब हम बोलते हैं जीभ को बीच में रख के मुँह में, तो जब आ बोलते हैं तो आप बोल के देखिए, आ, पूरा मुंह खुल जाता है, जीभ नीचे की तरफ चल जाती है, नीचे की तरफ, एकदम नीचे की तरफ, जो हमने आपको समझाया विपरीत, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और फिर उसके बाद साथियों अब ये 2 हो गया। अब ई को देखते हैं, अब हम बोलते हैं ई ई, तो जब ई बोलते हैं तो जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठ जाता है, तो दोनों को बोलने में आगे वाला भाग उठ रहा है। ये दोनों हमारा कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, छोटी और बड़ी समृद्ध में हो जाएंगे। अब उसके बाद उ ऊ हम देख रहे हैं, सेम वही जैसे ई के उ बोल के देखिए, उ जीभ ऊपर की तरफ जा रहा है एकदम, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, उ हो जा रहा है। उसके बाद आपका आता है ए ऐ ओ औ। फिर साथियों हम यहाँ पर बोलेंगे, बीच में जीभ रख के ए, क्या बोलते हैं, ए। जब हम ए बोलते हैं तो यहाँ पर स्थिति आती है अर्ध समृद्ध में। फिर वहीं बोलते हैं आय, तो जब आय बोलते हैं, जैसे हम किसी को बुलाते हैं आय लड़के, ये लड़के भी कहते हैं आय लड़के, जब आय कहते हैं तो जैसे नीचे की तरफ जीभ दबाव लेता है, तो नीचे की तरफ दबता है, दबने के बाद तो थोड़ा ही दबता है, तो इतना ही जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, आय। और फिर वही स्थिति ओ के लिए, तो सामान्य रूप से मध्य से जीभ थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और फिर उसके बाद औ, तो औ को बोलते हैं तो ऐ की तरह औ भी थोड़ा सा मध्य से नीचे की तरफ जाता है, तो ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो अब मित्रों आप देख लिए कि ये समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्धविवृत, विवृत, चारों चीजों को हमने यहाँ अलग अलग कर दिया है। ठीक, आप चाहे आप ये चीज बोल बोल के आप सीख सकते हैं, चाहे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, किताबों में भी लिखा है, आप इसको रट सकते हैं। समझने का तरीका आपको कैसे समझ में आता है, मुझे तो ये समझ में आता है कि इसको अगर हम बोल के एक बार प्रयास करते हैं, 100 बार हमसे कोई पूछे तो भी आप ठीक ठीक बता लेंगे। तो 2 बातें हमने जो बताई है, जीभ के भाग के आधार पर और जीभ के उठने के आधार पर, ये हमारे व्यवहार में नहीं रहता है। हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं लेकिन हमारे व्यवहार में दोनों बातें नहीं रहती हैं, और यहाँ से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और जब यहाँ से आते हैं तो कुछ बच्चे उलझने लगते हैं, कुछ बच्चे तो एकदम ठीक ठीक निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि व्यवहार में नहीं है, असमृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत, ये उलझन वाली चीज होती है, तो यही नंबर आपका गड़बड़ होता है। बाकी वर्णमाला का शुरू वाला भाग वो तो दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा उलझन होता है। एकदम मैंने सरल शब्दों में अपने तरीके से रखने का प्रयास किया है, इसी को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझाए हैं, तो वो भी सही है, ये जो हमने आपको बात बताई है ये भी सही है।
आप इसको जांचने के लिए सबसे सरल और सीधा तरीका है कि आप वनडे एग्जाम में इस तरह यहाँ से जो इन नामों से जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उठा कर देख लीजिए, आप क्लियर मालूम हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि गलत है, प्रश्न ऐसे आए हैं कि नहीं, यहाँ से आए हैं कि नहीं। अब कठिनाई का स्तर बता दूं, कभी कभी परीक्षाओं में कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए क्या करता है और पूछा क्या है कई परीक्षाओं में, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, इन दोनों को मिक्स करके इसको और इसके आधार पर जो मैंने तीनों दोनों को मिक्स कर लेता है। अब जैसे वो पूछता है कि ई ए आ, अब जैसे इसमें से वो पूछा इनमें से कौन सा स्वर, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अग्र संवृत स्वर है, अग्र संवृत स्वर है। तो आप देख लीजिएगा इसमें दो बात कर रहा है, एक पूछ रहा है अग्र और दूसरा क्या पूछ रहा है संवृत। तो संवृत तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, अब जीव के भाग के आधार पर जो पूछ रहा है वो क्या था अग्र, इन दोनों को पूछ रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा स्वर है जो दोनों में आता है। तभी इसके पहले हमने आपको अग्र मध्य और पश्च के बारे में बताया, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं समृत अर्ध समृत विवृत अर्ध विवृत। अब इस तरीके से मिला के पूछा जाता है, जब तक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप जवाब नहीं दे सकते। कुछ बच्चों को तो एक पता होता है कि नहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना कितनी बड़ी चीज़ है ये, 10 स्वरों को बस बांटा है, बस दिमाग में सेट कर लेना, 2 बार 3 बार लिखिए, तो चिंतन मनन करिए, आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक, बार बार प्रयोग करिए आ जाएगा। और साथियों इस तरीके से इस पे तो हम 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको इतना पता रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो साथियों एक जो स्वरों का एक सामान्य परिचय था, वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन को शुरू किया, तो जिसमें स्वर का हमने एक सामान्य परिचय कराया, और जितनी बात मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से परीक्षा से यहाँ 2-1 प्रश्न आते ही आते हैं। न अगर विश्वास हो तो कोई पुराना पेपर उठा के देखिए कि इनमें से प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं, ठीक है। इतना आप थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से अपने व्यवहार में बना लेंगे तो काम हो जाएगा। और साथियों अब इस वीडियो में इतना ही, अब आगे की वीडियो में इसकी आगे की कक्षा हम शुरू करेंगे, ठीक है। नमस्कार साथियों।